हेलो दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल और क्षार के बारे में हम जानेंगे कि किस किस अवधारणा के अनुसार किसी पदार्थ को अम्ल कहा गया और किसी पदार्थ को क्षार कहा गया। ठीक है, पहले है प्रारंभिक अवधारणा। प्रारंभिक अवधारणा में अम्ल वे पदार्थ थे, अम्ल वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन खट्टा होता था। जिनका जलीय विलयन कैसा होता था? स्वाद में खट्टा होता था। ठीक, साथ ही साथ जो लिटमस पेपर को रेड में बदल देते थे, मतलब लाल कलर में बदल देते थे, उनको हम क्या कहते थे? उनको हम अम्ल कहते थे। मतलब नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते थे। उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम अम्ल कहते थे। ठीक है, तो प्रारंभिक अवधारणा अम्ल के बारे में ये थी, जिनका जलीय विलयन खट्टा होता है उसको अम्ल कहा जाता था। साथ ही साथ जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता था उसको हम अम्ल कहते थे। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, जिसको हम सूचक जब हम आपको पढ़ाएंगे इंडिकेटर्स या सूचक, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। एक टाइप का पेपर होता है जो मार्केट में आपको व्हाइट कलर का मिल जाएगा। उसमें जैसे ही आप कोई अम्ल डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और जैसे ही आप कोई क्षार डालेंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, क्षार के बारे में क्या अवधारणा थी? क्षार जिनका जलीय विलयन कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। साथ ही साथ जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते थे, मतलब कि लाल लिटमस पेपर को वो नीले लिटमस पेपर में बदल देते थे। ठीक है, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते थे। ठीक, तो ये आपका अम्ल हो गया प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार, जिनका जलीय विलयन खट्टा होता है, और जो लाल लिटमस को सॉरी नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे? अम्ल कहते थे। क्षार क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो कड़वा होता है, वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते थे। ये आपकी प्रारंभिक अवधारणा थी। ठीक, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जो अलग अलग तरीके से संकल्पनाएं देके गए, जैसे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस संकल्पना बहुत ज्यादा यूज होता है अम्ल और क्षार को पृथक करने में, अलग करने में, उनको पहचानने में। साथ ही साथ ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना है, प्रोटॉन दाता है, अग्राही संकल्पना है। ये रिएक्शन के दौरान कौन सा पदार्थ अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और कौन सा पदार्थ क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, ये हम ब्रोंस्टेड-लॉरी के थ्रू देख सकते हैं। साथ ही साथ लुईस अम्ल और लुईस क्षार संकल्पना भी हम यहाँ पढ़ेंगे। लुईस अम्ल, लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पे। ठीक है, तो आते हैं, बात करते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी आर्हीनियस संकल्पना। लगभग तो 1887 के आसपास इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने संकल्पना रखी थी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन H+ देता हो, या जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हो, उनको क्या कहते हैं? उनको अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। ठीक है, क्षार क्या थे या कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं HCl है, इसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। एक्वस सोल्यूशन का मतलब दोस्तों, जो भी सोल्यूशन वाटर के साथ प्रिपेयर किया जा रहा है उसको हम एक्वस सोल्यूशन, या पानी या जल या वाटर एज ए विलायक की तरह यूज होता है। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। जब भी हम HCl को वाटर में घोलते हैं तो हमको H+ + Cl
माइनस आयन। तो यहाँ पे देखिए HCl हमको क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है किसके एक्वस सॉल्यूशन में। तो साथ ही साथ आर्हीनियस के अनुसार वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से HNO3 है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ये भी हमको क्या देगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस। सिमिलरली H2SO4 है, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या हमको मिलेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस CH3 COOH है, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H प्लस प्लस CH3 COO माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जितने भी यहाँ पे आपके जितने भी पदार्थ हैं वो वाटर के साथ क्या दे रहे हैं, H प्लस दे रहे हैं, और जब भी ये H प्लस देंगे ये आर्हीनियस के अनुसार क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, क्षार की बात करते हैं। आर्हीनियस के अनुसार जिनका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता हो, क्या देता हो, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। जिनका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है, आर्हीनियस संकल्पना के अनुसार वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, जैसे KOH है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ये हमको क्या देगा, K प्लस प्लस OH माइनस देगा। साथ ही साथ NaOH देख लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन क्या देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन देगा। इसी तरीके से CaOH का होल ट्वाइस देख लीजिए, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ठीक, तो जिसका जलीय विलयन हमको क्या दे रहा हो, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा हो, वो आर्हीनियस के अनुसार क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या है, ये आपके क्षार है। किसके अनुसार, आर्हीनियस संकल्पना के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना या प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही संकल्पना। यहाँ पे ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो H प्लस या प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, H प्लस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन दाता। ठीक है, जो प्रोटॉन दाता हो। साथ ही साथ क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन H प्लस ग्राही होते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसको एक रिएक्शन के माध्यम से समझा जा सकता है, फिर उसके बाद आपको मैं एग्जांपल में भी बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में भी जानेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कंपाउंड है Ha, और यहाँ पे एक कंपाउंड है B, यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर के किसके पास चला गया, B के पास। रिएक्शन हुआ, अब क्रिया के फलस्वरूप हमको क्या मिला, A माइनस मिला और प्लस B H प्लस दिया। ठीक, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जिसने प्रोटॉन दिया या H प्लस आयन दिया। तो देखिए, इस कंपाउंड ने H प्लस आयन दिया तो ये क्या कहलाएगा, लॉरी के अनुसार अम्ल कहलाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड ने H प्लस को ग्रहण किया तो ये क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। किसके अनुसार, लॉरी के अनुसार या ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद यहां पे ये अम्ल हो गया, यहां पे ये क्षार हो गया। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का। ठीक है, जो अम्ल होता है हाइड्रोजन देने के बाद जो भी बचता है वो अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है, और जो क्षार होता है हाइड्रोजन लेने के बाद या प्रोटॉन लेने के बाद जो भी कुछ मिलता है या जो भी कुछ बनता है वो उसका संयुग्मी अम्ल कहलाता है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की संकल्पना
इसी संकल्पना से आती है। यदि हम इसका रिएक्शन कराएं और ये रिएक्शन रिवर्स हो तो हाइड्रोजन कहां से इधर जाएगा, ये इधर से इधर आएगा। तो इसने हाइड्रोजन दिया, अब ये जब ये हाइड्रोजन देगा तो ये क्या बन जाएगा, लॉरी के अनुसार ये अम्ल कहलाएगा, और ये हाइड्रोजन लेगा तो ये लॉरी के अनुसार क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो इसी संकल्पना से ही रिलेटेड जो है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनाया गया है। इस अम्ल ने हाइड्रोजन या प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन देने के बाद जो भी उसके पास बचता है या जो भी प्रोडक्ट बन के आता है वो आपका क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और साथ ही साथ यहाँ हाइड्रोजन लेने के बाद, ग्रहण करने के बाद क्षार किसमें बदल जाता है, संयुग्मी अम्ल में बदल जाएगा। ठीक, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो याद रखे रहिए दो चीज, अम्ल प्रोटॉन H+ देकर संयुग्मी क्षार में बदलता है, संयुग्मी क्षार में बदलता है। इसी तरीके से क्षार जो होता है, प्रोटॉन मतलब H+ ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदलता है। ठीक, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं H2O, क्या है, H2O वाटर है, इसका रिएक्शन हम NH3 से कराते हैं। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको रिएक्शन जो है मिलता है OH- और प्लस NH4+। देखिए रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। ये यहाँ पे जो वाटर है आपका OH- और H+ में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये H+ रिएक्शन करता है किससे, NH3 से, और NH3 से रिएक्शन करके वो क्या बनाता है, NH4+, और साथ ही साथ OH- यहाँ बचा हो जाता है। ठीक, तो H किधर से किधर गया, या प्रोटॉन किधर से किधर गया, इधर से इधर गया। इसने प्रोटॉन दिया तो लॉरी या ब्रोस्टेल लॉरी के अनुसार प्रोटॉन देने वाला क्या कहलाएगा, आपका अम्ल कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इसने हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को ग्रहण किया, प्रोटॉन ग्राही जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्रोस्टेल लॉरी के अनुसार क्षार कहलाता है। तो यहां आप क्या लिख देंगे, क्षार लिख देंगे। ठीक है, अब इस अम्ल का हाइड्रोजन देने के बाद या प्रोटॉन देने के बाद क्या बचा, OH- आए। ये क्या हो गया, इस अम्ल का संयुग्मी क्षार हो गया। इस क्षार का H+ लेने के बाद या प्रोटॉन लेने के बाद जो भी बन के आता है वो क्या हो जाता है, संयुग्मी अम्ल हो जाता है। तो एग्जाम में पूछता है संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल दोनों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान दीजिए, ये क्रिया के फलस्वरूप हुआ। एक रिएक्शन में और दिखाता हूं, देखिए HCl प्लस H2O। ध्यान से देखिए, जब HCl H2O में डिसॉल्व किया जाता है तो HCl H+ और Cl- में क्या होता है, ब्रेक होता है। H+ H2O से जाकर के रिएक्शन करता है और रिएक्शन के स्वरूप हमको मिलता है Cl- प्लस H3O+ हाइड्रोनियम आयन। अब दोस्तों यहां देखिए, ध्यान से देखिए, H+ कहां से जा रहा है, H+ HCl से जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, H2O की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां प्रोटॉन किसने दिया, HCl ने दिया। कौन लिया, H2O ने लिया। तो ध्यान दीजिए, जो प्रोटॉन देता है वो ब्रोस्टेल लॉरी के अनुसार क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, और जिसने प्रोटॉन लिया वो लॉरी के अनुसार क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। यहां हो जाएगा ये क्षार।
देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने H2O को क्या लिखा था, अम्ल लिखा था। अब बाद में आपने क्या लिखा है, क्षार लिखा है। तो ये रिएक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ये रिएक्शन पे बेस्ड है कि उस रिएक्शन में वो पदार्थ कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो अम्ल ही रहे, हमेशा वो क्षार रहे। किसके अनुसार, ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार। यदि वो प्रोटॉन लेता है तो वो क्षार कहलाएगा, और यदि वो देता है तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस अम्ल का संयुग्मी क्षार ये हो जाएगा, और इस क्षार का संयुग्मी अम्ल ये हो जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन जो दाता होता है वो अम्ल कहलाएगा, प्रोटॉन ग्राही होगा वो क्षार कहलाएगा। यहाँ से मैंने आपको संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल के बारे में भी बता दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना अम्ल प्रोटॉन दे करके संयुग्मी क्षार में बदल जाता है, जबकि क्षार प्रोटॉन ले करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको H2O के इसलिए दो एग्जाम्पल बताए कि ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार हमेशा कोई एक पदार्थ ना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और ना ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। यदि वो H+ आयन दे रहा है तो वो अम्ल होगा, यदि वो H+ आयन ले रहा है या प्रोटॉन ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस के बाद या पूरी तरीके से हर पदार्थ को ये अम्ल और क्षार में पृथक नहीं कर पाते थे। उसके बाद फिर आए लुईस अम्ल और क्षार संकल्पना। लुईस अम्ल और क्षार संकल्पना में यहाँ पे आपका कोई भी अणु, इसके बाद आते हैं लुईस अम्ल और क्षार संकल्पना में। यहाँ पे लुईस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ होते हैं या अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण कर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, लुईस अम्ल क्षार संकल्पना, लुईस के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लुईस अम्ल कहते हैं। ठीक है, लुईस क्षार एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए। जैसे H+ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो लुईस अम्ल क्षार संकल्पना के अनुसार ये लुईस अम्ल कहलाएगा। Ag+ ये भी लुईस अम्ल कहलाएगा। Ca2+ ये भी आपका लुईस अम्ल कहलाएगा। ये आयंस हैं, आयंस और अणु दोनों ही लुईस के अनुसार, लुईस अम्ल और क्षार संकल्पना के अनुसार अम्लीयता और क्षारीयता का गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है तो लुईस अम्ल कहलाएगा। इसी तरीके से BF3 में B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये लुईस अम्ल कहलाएगा। सिमिलरली ऐसे PCl5 भी है, PCl3 भी है, ठीक, PCl5 है और SO3 है, ZnCl2 है, SiF4 है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण लुईस अम्ल हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षार की। लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन आपको पता ही चल गया होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता हो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जैसे OH- आयन इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। NH3 में कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ तो दिख रहा होगा क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यदि हम NH3 के बारे में बात करें, इसका डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, N के पास 5 आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये एक एक को साझा करके कोवैलेंट संयोजक
ससंयोजक बंध बना करके ये आपका क्या हो जाएगा, 3 बंध बनाएगा। ठीक है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, कहीं साझा नहीं कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो ये लुईस अम्ल क्षार संकल्पना के अनुसार क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा या लुईस क्षार कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से PH3 भी है, Cl- है, H- है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार संकल्पना के अनुसार जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी अणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है या त्याग करता है वो क्षार कहलाएगा, और जो भी अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार आपने क्या पढ़ा अभी तक, प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार अम्ल जिनका जलीय विलयन खट्टा होता है जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं, क्षार जिनका जलीय विलयन कड़वा होता है जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। आर्हीनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, CH3COOH है। क्षार क्या होते हैं, क्षार जिनका जो जलीय विलयन में क्या देते हो, OH- आयन देते हो, जैसे KOH है, NaOH है, COH का होल ट्वाइस है, ये सब आपके क्या है, क्षार है। ब्राउनस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार, या इस संकल्पना को एक और नाम देते हैं प्रोटॉन दाताग्राही संकल्पना, जैसे इसमें अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं और क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, मान लेते हैं कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन है, वो किसी अनदर कंपाउंड को हाइड्रोजन देता है, तो लॉरी के अनुसार वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, और जो लेगा हाइड्रोजन वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अम्ल हाइड्रोजन दे करके या प्रोटॉन दे करके संयुग्मी क्षार में बदल जाता है, जबकि क्षार प्रोटॉन लेकर के संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। ठीक, यहाँ में मैंने H2O और H2NH3 और HClH2O का रिएक्शन करके आपको अच्छी तरीके से बताया है। साथ ही साथ लुईस अम्ल और लुईस क्षार संकल्पना, लुईस अम्ल और लुईस क्षार संकल्पना बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अम्ल कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो लुईस क्षार कहलाएगा। लुईस अम्ल में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दिए हैं, इसको याद रखे रहिएगा। जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करते हैं, तो वो कुल मिलाकर के आपके क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे। जितने भी निगेटिव आयन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग ही करते हैं, वो हमेशा आपका क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ग्रहण करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो वो लुईस अम्ल कहलाएंगे। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म बचता है, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो लुईस क्षार कहलाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अब कुछ प्रमुख अम्ल तथा उनके प्राकृतिक सूत्र। अम्ल कौन सा, जैसे एसिटिक अम्ल, इसको हम एथेनोइक अम्ल भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं आप, एथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र है CH3COOH, और इसका जो स्रोत है वो सिरका में जो भी अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल होता है, दोनों एक ही अम्ल का नाम है। उसके बाद दूसरा है मैंगलिक अम्ल, फार्मूला है C4H6O5, और ये कहाँ पाया जाता है, सेब में। प्राकृतिक स्रोत इसका जो है सेब है। टार्टरिक अम्ल C4H6O6, ये अंगूर और इमली दोनों में ही मिलता है। साइट्रिक अम्ल C6H8O7, इसका फॉर्मूला है, सूत्र है, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं, पहले से भी आप जानते होंगे, ये दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल है। इसका फॉर्मूला है C3H6O3, कहां पाया जाता है, ये दूध और दही में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेंजोइक अम्ल, फॉर्मूला है C7H6O2, और ये पाया जाता है कहां, घास में। ठीक है, कार्बनिक अम्ल, फॉर्मूला है H2CO3, सोडा वाटर आप पिए भी होंगे, और जितने भी ड्रिंकिंग वाटर आते हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें भी जो है कार्बनिक अम्ल मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट है आपका फार्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका फॉर्मूला HCOOH,
ये कहाँ पाया जाता है? बिच्छू और चींटी के डंक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल C5H4N4O3, ये कहाँ पाया जाता है? ये मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही यूज करने वाला या जानने वाला अम्ल है H2SO4। कहाँ पाया जाता है? इसका प्राकृतिक स्रोत जो है हरा कशिश है। आइए देखते हैं दोस्तों याद रखने की एक ट्रिक। यहाँ पे आपके सामने एक कविता छोटी सी लिखी होगी, उसी के माध्यम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सबको याद रखा जा सकता है। जैसे सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो। यहाँ पे सिर का मतलब है सिरका, एसिड मतलब एसिटिक अम्ल, ठीक है, डाल गया वो, सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो। यहाँ सेब और मालिक, सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो सेब में सेब और मालिक, यहाँ दो वर्ड है, इनको ध्यान रखना है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अंगूर टरटराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंगूर टरटराता, अंगूर में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इमली संग वो मिल गया, मतलब इमली का भी कौन सा अम्ल है? इमली में पाया जाने वाला टार्ट्रिक अम्ल ही है। ठीक है, नेक्स्ट है खट्टे फल अब हटो साइड में। खट्टे फल अब हटो साइड में। साइड तो दो वर्ड याद रखना आपको, खट्टे फल और यहाँ साइड। खट्टे फल में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन, दूध दही तुम पियो लेट कर। दूध दही तुम पियो लेट कर, तो ये दो वर्ड याद रखना, दूध दही और लेट कर, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, घास के पत्ते में बेंजोइक, तो यहाँ दो वर्ड याद रखने, घास और बेंजोइक। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने बता ही दिया है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर है कार्बनिक, तो सोडा वाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक, तो बिच्छू और चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में होता यूरिक का मरहम, तो मूत्र ये याद रखना है, और साथ ही मूत्र में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक हरा कशिश से ये कह देना तुम, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में दो याद रखना है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल में ये इसका स्रोत क्या है? हरा कशिश है। ठीक है, तो ये कुछ प्राकृतिक स्रोत थे, ये कुछ प्रमुख अम्ल है जिनके प्राकृतिक स्रोत है, इनको याद रखे रहिए। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में इनसे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला तो नाम इंपॉर्टेंट है इसका, और साथ ही साथ स्रोत इंपॉर्टेंट है। आपको फार्मूले के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है, यदि आपको याद रहेगा तो और भी अच्छी बात है। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।